क्या हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से अपना पार्टनर चुनना चाहिए या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान पैसे के पीछे भागे जा रहा है और एक इंसान को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ हैं एंड यू फील रिस्पेक्टेड, हर्ड एंड ऑल्सो फील दैट यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, दैट्स द प्लेस टू बी। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपके बारे में पहले पसंद नहीं आती थी बट अब आने लगी है, एंड स्पेशली फ्रॉम द एंगल ऑफ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव? हमने बड़ी मुश्किलों में पले बड़े हैं, तो पैसे की अहमियत हमें हर रोज रियलाइज होती थी। तो ऐसा लगता था कि यार थोड़ा बहुत पैसा है, उसके साथ भी गैम्बल, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा लगता था सट्टे वाला बाजार, लोगों की परिवार उजड़ जाते हैं अगर वो स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। हर्षद मेहता के स्कैम हो गया, ये हो गया, वगैरह वगैरह। थैंक यू। की किताब में भी इसका जिक्र है कि अक्सर हम लोग सक्सेस के डेफिनेशन को लेके कंफ्यूज रहते हैं। मैं पता नहीं होता व्हाट इज सक्सेस, और उनमें से मैं भी एक हूँ, मुझे नहीं पता। तो सक्सेस का डेफिनेशन है क्या? हम जब खुद को दूसरों से कंपेयर करके दुखी होते हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए दो चीजें शेयर करूंगा। आप लोग काफी यंग हैं एंड किसी ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी देखी है? हाँ, कोई है जिसने नहीं देखी है? हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी होगी। एंड देखिएगा, अगर मौका मिलेगा और अगर रोमांस में कुछ भी थोड़ी बहुत रुचि है तो वो मूवी आपके रोमांस के डेफिनेशन को काफी ट्विस्ट कर देगी, क्योंकि अभी थिएटर में लगी भी हुई है। तो दिल्ली के कि गोरखपुर के? दिल्ली। सही। तो जो मैं ये छोड़ूंगा नहीं है, जो कि पूरी शाम चलता रहेगा। तो DDLJ में एक सीन है जो कि किसी को भी शायद याद नहीं होगा, लेकिन जब मैंने वो सीन देखा था, और मैं कॉलेज में था जब DDLJ रिलीज हुई थी, तो उस समय इंप्रेशनेबल एज भी होती है, ऐसा लगता है कि राज और सिमरन की कहानी असली जिंदगी होती है, फिर पता चलता है कि एक्चुअली नहीं होती है। लेकिन जिनको भी मूवी थोड़ी बहुत याद है, सिमरन के पापा जबरदस्ती सिमरन को वापस पंजाब उनके पिंड गांव ले आते हैं, और शादी तय हो गई होती है, तो शादी वादी करनी होती है। एंड अचानक से सिमरन की दादी बीमार पड़ जाती है और बोलती है कि ये मुझे पता नहीं है कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी, मेरा बस एक अरमान था कि सिमरन की शादी होते हुए देख लूं। तो जो शादी अगले हफ्ते होनी थी वो कल ही हो जाती है। लेकिन ये बोलते हुए शी सेज दिस वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एंड वो सीन ऐसा है, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सीन को वापस बोलते हुए। बेड है, बेड पे लेटी हुई है, चारों तरफ दादी के बेटी, बेटा, पोता, पोती, लाइक एवरीवन दैट यू केयर अबाउट इन लाइफ। एंड वो अपने सीन की शुरुआत इस डायलॉग से करती हैं, मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है, मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है, एंड सब कुछ देखा है, सब कुछ किया है, लेकिन जाते जाते अगर सिमरन की शादी हो जाए। एंड आई डोंट नो व्हाई व्हेन शी सेड दैट कि मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है, कहीं तो दिल में ये बस गया कि यार ये अगर मेरे साथ जिंदगी में हो जाएगा ना, कि मैं मर रहा हूं या मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं, एंड आई एम सराउंडेड बाय पीपल दैट आई एब्सोल्युटली लव, जिनकी बड़े काम करके उनको वो जिंदगी दी है, उन्होंने भी बहुत खुशियां बटोरी हैं अपने लिए, खुद के लिए, व्हाटएवर। एंड सिर्फ एक ही चीज मेरे मुंह से निकल रही है, ये नहीं कि मेरे बैंक बैलेंस में देखो कितने हैं, देखो मेरे पास कितना बिटकॉइन है, देखो मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, देखो मैंने कितने वीडियो बनाए हैं, देखो 25 या 250 मिलियन फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, व्हाटएवर दैट नंबर इज। सिर्फ एक ही चीज निकले कि मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है, दैट वुड बी द बेस्ट लाइफ एवर लिव्ड, एवर लिव्ड, एवर लिव्ड। And then that's a grand statement, right? So that is like, ये तो मरते हुए होगा, अब मरना पता नहीं कब होगा, शायद कल हो जाए या 50 साल बाद हो, who knows? But if you can now backtrack that sentiment in some way to daily life, which is आप कॉलेज में क्या करना चाहते हैं, आप किसके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप किस शहर में रहना चाहते हैं, आप क्या खरीदना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं या उस घंटे क्या करना चाहते हैं। Every single time you are able to confidently state to yourself, surrounded by all those who you love, कि मैंने अभी तक जिंदगी बड़ी अच्छी जी है,
That for me is genuine success. Everything else is immaterial. And it's funny you ask this question, Shreya, क्योंकि अभी जोश टॉक्स के ऑफिस आते आते I was watching Instagram reels, क्योंकि of course best use of someone's time, and उसमें लिखा होता है ये most likely fake है, but अच्छा लग रहा था सुनने में कि स्टीव जॉब्स 56 की एज में पैनक्रियाटिक कैंसर के शिकार होके मर गए. 56. When he died, he was worth $7 billion. And Steve Jobs को one of the best inventors, one of the best founders, one of the best CEOs माना जाता है दुनिया में. And जाते जाते उन्होंने कुछ चीजें बोली थी जो पता नहीं वो रील बनाने वाले को तो नहीं बोली होगी, तो उसको कैसे पता चली, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ी नहीं है. But let's assume that that's what he said. And one thing that he said was, यार in the end, none of this matters. None of this matters. आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना रुतबा है, आपको कितने लोग जानते हैं, आपने क्या बनाया है, क्या उखाड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. The only thing that matters is, are you happy or not? So teach your kids not to be rich, teach them how to be happy. Because if they're happy in whatever they do, they will find richness in everything that they have. And that would be my definition of success any single day in life. जो मैं आज अपनी जिंदगी जी रहा हूं, and अगर किसी भी लेवल पे आपको मेरे चेहरे से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे कंटेंट से हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट दिखती है, वो इसलिए क्योंकि मैं ढोंग नहीं नचा रहा हूं. मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं. आपके सामने पहली बार मिला हूं, ऐसे ही हूं. मॉल में मिलूंगा, ऐसे ही मिलूंगा. यूट्यूब वीडियो पे मिलूंगा, ऐसे ही मिलूंगा. क्योंकि मैं जेन्युइनली अपनी जिंदगी उसी पैरामीटर पे जी रहा हूं कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बिस्तर पे पड़ा हूं एंड मेरे आसपास वो लोग हों जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज देखें, मैंने जिंदगी बहुत अच्छी जी. I'll go with the next question. बिल्कुल. Hi, my name is Adarsh, and Ankur, my question to you is कि we have seen a lot of people talk about this on the internet कि अगर आप अपने funnel में top पर हैं, you're gonna do very well for yourself, you're gonna make a lot of money. And my question to you is how to do that, how to be in the top of the funnel in the 1%, and what are the things I should be doing on an everyday basis to make that happen. Wonderful. बहुत बढ़िया. आप स्टूडेंट है आदर्श की काम करते हैं? No, I'm working. Okay, great. So you've been through that class वाला thing. क्या आप टॉपर थे स्कूल के या कॉलेज के? No, I was an average student. ठीक है, perfect, which is perfectly fine. तो बैठिए. Sure. यहाँ कोई स्कूल या कॉलेज का टॉपर रह चुका है? सुप्रिया थी. हाँ, वो मुझे याद है. बाकी सब वहाँ से काफी टॉपर रहे हैं. हाँ, देव तुम टॉपर थे? फिर कॉलेज में आते आते देखिए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता नहीं है. ओके, एंड ऐसे लोग थे जिनको हमेशा डांटी पड़ती रहती थी, पढ़ लो, कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में, कहां जाओगे. हाँ, आई एम 44. ठीक है. स्कूल मैंने 1998 में पास आउट किया था. 1998 में कितने लोग पैदा हुए थे? कुछ लोग थे. हाँ, बाकी लोग पैदा ही नहीं हुए थे. तो मैं काफी बुजुर्ग हूं. एंड मेरा भी उस समय पे आदर्श यही मानना था. इनफैक्ट मैं ना उस समय पे बहुत ही क्लोज्ड माइंडेड इंसान था. मैं माँ बाप का प्योर रूप ऑफ एक बच्चा कैसा होना चाहिए वो था, कि कभी झूठ नहीं बोलेगा. मैं बॉयज स्कूल में था. ठीक है. तो और बॉयज, कोई बॉयज स्कूल में पढ़ा है? आप पढ़े हैं? तो देव तुम पढ़े ना? तो तुम्हें शायद पता होगा, बॉयज स्कूल इज लाइक द क्लोजेस्ट रेप्लिका टू शैतान का घर कैसे हो सकता है. क्योंकि 13 साल की उम्र से लड़कों के ना हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि वो अपनी एनर्जी कहां डिवर्ट करें. और लड़के ही है ना, तो वो भूसे मार रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं. लाइक और हमारा स्कूल अलग ही लेवल का इनफेमस था फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो आई हैव सीन बॉयज अप क्लोज. और मुझे लड़कों की फितरत से बहुत सब कुछ समझ में आ जाता है. एनीवे, तो वो चल रहा है. सो माय मॉम एंड डैड वर वेरी हैप्पी कि यार वो जो बिगड़े हुए लड़के हैं उनके साथ वक्त नहीं बिता रहा है, पढ़ता है अच्छे से. आई वाज नेवर अ टॉपर, लेकिन टॉप 3 टॉप 5 रैंक्स में आ जाता था. अच्छी लगन थी, ये सब कुछ था. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ वेरी मॉरल डेफिनेशन इन माई लाइफ कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है. तो मुझे वाकई में लगता था स्कूल में कि जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, वो बुरे इंसान है. और बुरे इसलिए नहीं कि वो कोई बुरी चीज कर रहे हैं,
वो बुरे इंसान है। लाइक वही लोग हैं जो आगे जाके टेररिस्ट बनेंगे, वही लोग हैं जो आगे जाके बैंक लूटेंगे, लाइक लोगों का खून करेंगे। जो लोग शराब पीते हैं वो बुरे इंसान हैं, जो लोग हर वीकेंड पार्टी करते हैं वो बुरे इंसान हैं। तो वो एक अलग ही लेवल ऑफ जजमेंटल, मैं वैसा था इंसान। एंड उसी के चलते मुझे ये लगता है जो लोग टॉप करेंगे वही है जो दुनिया को बचाएंगे। जो लोग फेल हो रहे हैं और जो लोगों ने कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ली हुई है वो वही लोग हैं जिनको साइंस वालों को दुनिया से बचाना होगा। तो साइंस वाले हैं बेसिकली द सेवियर्स, पूरे द सुपर हीरोज, एंड ये सब हैं बेचारे जो लगे रहेंगे एक दूसरे को मार रहे होंगे। एंड इट्स जस्ट, आई एम नॉट एट ऑल proud of who I was at that point of time, but I can't deny who I was, तो मैं openly admit कर रहा हूं। And it so happened that living life for 44 years, the biggest lesson that I have learned, इसकी over time ना एक इंसान के अंदर की फितरत होती है, which perhaps they also don't realize when they're growing up. I certainly didn't when I was growing up, but over time there is a beautiful convergence in the world. जो हमें लगता था बुरा है, जो हमें लगता था अच्छा है, कौन सही इंसान है, कोई गलत इंसान है, कोई क्या सही कर रहा है, कोई क्या गलत कर रहा है, somehow all of this begins to converge, not just in terms of personality but also in terms of success. तो आज की डेट में 25 साल हो गए हैं स्कूल छोड़े हुए, आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस, मेरा एग्जाम्पल सिर्फ मेरा ही नहीं है, हर एक शख्स जिसको इतना वक्त हो चुका है स्कूल छोड़े हुए यही बताएगा, कोई फर्क नहीं है आदर्श, कोई फर्क नहीं है फ्रॉम द लूजर्स जो नहीं करते थे एंड फ्रॉम द टॉपर्स जो जिंदगी में हर रोज छक्के चौके मार रहे थे, कोई फर्क नहीं है। फर्क पता क्या है कि कौन सा इंसान खुश है और कौन नहीं है, एंड उसमें कोई प्रॉक्सी नहीं है ऑफ एकेडमिक सक्सेस, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग टॉपर है वो जिंदगी में बहुत खुश है। इनफैक्ट क्वाइट लाइकली जो लोग टॉपर है ना वो इतनी जल्दी जिंदगी में इतना सक्सेस देख लिए थे कि अब जाके ना वो ज्यादा दुखी हो गए हैं। यार जिंदगी तो वो थी नहीं जो हमने सोचा था, यहां तो हम बिल्कुल पढ़ लिख के नंबर ले आते थे एंड सब कुछ हो जाता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेहनत करने से यू विल बी सक्सेसफुल। जरूरी ये भी नहीं है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। लाइफ हैज वेरी डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग थिंग्स। सो माई ओनली admission to you, which will be for me as well, one thing in my experience has always ensured success, and that is curiosity. जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा, करने की जिज्ञासा, that is the surest measure of success. क्योंकि जो इंसान बैठ गया वो जंग खाना शुरू कर देता है। That person has started rusting. And जिस इंसान ने अपने आप को ये बोल दिया नहीं मुझे पता है, मुझे मत बता, वो इंसान मर गया। लेकिन जो इंसान बिल्कुल बच्चे के तौर पे ना उठता कि नहीं मुझे जानना है, मुझे पता करना है, मुझे करना है, that person will always keep moving forward. And it's amazing how I find such people in every single walk of life. छोटे से छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। Like how is it that kids feel like, कितने लोग हैं जिनकी फैमिली में बच्चे हैं, like 10 साल से कम बच्चे, and you have like not yours of course but like anyone that you're growing up with, कुछ है, and you will see that, like अगर आपके nephew हैं, niece है या कोई भी और है, it's amazing how much they grow in just a short period of time. और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिर्फ सीखते ही रहते हैं, उनको कोई एंड नहीं पता। वो गिरेंगे तो कुछ नया सीखेंगे, वो कुछ बनाएंगे तो कुछ नया सीखेंगे, वो कुछ नहीं बनाएंगे तो उससे कुछ नया सीखेंगे। लेकिन हाउ इज इट दैट वी विल मीट आफ्टर 2 years एंड वी बी लाइक यार ये तो वही है जो 2 साल पहले थी, वही बातें कर रही है जो 2 साल पहले कर रही थी, वही चीजें बोल रहा है जो 2 साल पहले बोल रहा था, ऐसे कुछ बदला ही नहीं है। दैट इज अ पर्सन दैट हैज स्टॉप्ड डेड वेट। सो द ओनली थिंग विल बी जस्ट बी क्यूरियस अबाउट पीपल, लाइफ, everything that's happening around you, and keep questioning. Don't accept anything as status quo, and you'll be amazed at how far you will go with just that curiosity. That is the top 1% of the world. Thank you, Uncle. Thank you. हेलो सर, मेरा नाम सौम्या है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरा ही नहीं तमाम यूथ के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि हमें जीवन अपना कैसे लाइफ पार्टनर के साथ बिताना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से एक आइडियल लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए?
क्या हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से अपना पार्टनर चुनना चाहिए या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से? बड़ा ही पिछले सवाल से लेड ये सवाल बैठिए सौम्या, बैठिए। ये अच्छी चीज है कि जैसे ये फिल्टर निकालेंगे तो कुछ लोग इसमें से छट जाएंगे एकदम इंस्टेंटली। आई फील कि एक पार्टनर के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी होती है सौम्या, एंड दिस नीड नॉट बी दी ओनली 3 थिंग्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 चीजें जरूरी हैं। एक, अलाइनमेंट ऑन मनी। अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसके पास उतना ही पैसा जितना मेरे पास है या उनकी फैमिली के पास उतना ही पैसा जितना मेरे पास है। अलाइनमेंट का मतलब हम पैसे को सिमिलर नजर से देखते हैं। दोनों के पास शायद पैसा नहीं है, या दोनों के पास पैसा है, या एक के पास नहीं है, एक के पास नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान पैसे के पीछे भागे जा रहा है और एक इंसान को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट विल ऑलवेज क्रिएट फ्रिक्शन। इट विल ट्रांसलेट इनटू कि आपका पर्सनल एम्बिशन क्या है। एक इंसान बोलेगा यार हमें जब कभी भी कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले शहर बदल दो, देश बदल दो। लेकिन एक इंसान होगा यार हम क्यों अपनी जिंदगी को बार बार इस तनाव से गुजरते हैं, एक जगह पे ठहर गए हैं, घर बना लिया है, यही रहते हैं, बच्चों का स्कूल ये बोला। लेकिन दूसरा नहीं, 18 घंटे काम करना है, यही तो वक्त है काम करने का, ये फैमिली बाद में आ जाएगी, लेकिन जब तक पैसा नहीं बनेगा ना तब तक क्या है। दूसरा बोलेगा यार थोड़ा कम काम करके मेरे साथ बच्चों के साथ वक्त बिता लो। तो पैसा becomes a very fundamental reason for either a disconnect or a connect. So that's number 1. Number 2, faith. And faith does not mean religion, it means faith. कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं, या किस पर विश्वास करते हैं, या किस में विश्वास करते हैं और किस पे नहीं करते हैं, एंड क्या उसमें अलाइनमेंट है कि नहीं। तो बहुत लोग जैसे बोलते हैं यार इंटर रिलीजन मैरिज नहीं होनी चाहिए। I'd say इंटर रिलीजन मैरिज कॉम्प्लिकेशन इसीलिए क्रिएट करती है कि वो बिलीफ सिस्टम एक दूसरे को अटैक करता है। लेकिन अगर वो बिलीफ सिस्टम अटैक नहीं करता है, फर्ज करिए कि जैसे मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं उस हिंदू रिलीजन को रिलीजियसली फॉलो नहीं करता हूं जिस हद तक मेरे माँ बाप करते हैं या मेरा कल्चर बोलता है, आई डोंट फॉलो इट दिस मच। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर रुचि एक डिवोट प्रैक्टिशनर होती ऑफ एनी फेथ एंड आई हैड अ प्रॉब्लम विद दैट बिकम्स अ रिफ्ट। बट इफ आई एम ओके कि घर में मंदिर है, लेकिन मुझे मत फोर्स करना उस मंदिर में जाने के लिए, या अगर मेरा मन करेगा तो कभी हाथ जोड़ लूंगा, लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज ऑफेंड मत होना, देन दैट इज परफेक्टली फाइन। इट डजंट हैव टू बी कि दोनों ही फॉलो कर रहे हैं या दोनों नहीं कर रहे हैं। इट नीड्स टू बी जस्ट एक्सेप्टेंस अराउंड फेथ, वेदर इट्स रिलीजन, वेदर इट्स अ बिलीफ सिस्टम और एनीथिंग। एंड थर्ड, इट इज अराउंड योर एम्बिशन इन लाइफ, कि हम जिंदगी से चाहते क्या है या क्या करना चाहते हैं। वो डिस्कनेक्ट भी नहीं होना चाहिए। That doesn't mean कि both have to be ambitious. It again doesn't mean both do not have to be ambitious. It is about कि मुझे पता है कि तुम ambitious हो, मैं नहीं हूं, and I'm okay with that and I'm okay with that. Both have to be an acceptance, क्योंकि उसके चलते कैसे उनकी जिंदगी बदलेगी या क्या क्या decisions लेने पड़ेंगे, that will have to be completely reconciled. तो ये 3 चीजें, a common belief system या value system on money, on your faith and on your ambition. अगर ये 3 चीजें सॉर्टेड हैं, माई एक्सपीरियंस टेल्स मी बहुत सारी और अदर चीजें जो हमें लगता है ज्यादा जरूरी है ना, वो ऑटोमेटिकली टेक ओवर हो जाती है। योर फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, ऑल ऑफ दीज स्टेम फ्रॉम द रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर योर पार्टनर इन वॉट एवर वेज। तो एक टॉप लाइन कंक्लूजन ये होगा कि अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ हैं एंड यू फील रिस्पेक्टेड, हर्ड एंड ऑल्सो फील दैट यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, दैट्स द प्लेस टू बी, दैट्स द प्लेस टू बी। बट इफ यू फील नॉट रिस्पेक्टेड, कि वो तो बहुत एम्बिशियस है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप कभी बोलती हैं कि मैं ना कनाडा जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए, एंड ही लाइक यार अगर तुम चले गई तो इस रिलेशनशिप का क्या होगा? लाइक यू वुड से दिस, बट हाउ इज इट दैट इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू कनाडा यू एक्सपेक्ट मी टू अंडरस्टैंड? एज एन एग्जाम्पल, दैट मीन्स देयर इज नॉट रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देयर इज नॉट अ फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड। आप
बोल रही हैं कि यार मुझे ऐसा फीलिंग लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो लगता है, होता है, यू विल बी ओके, यू आर नॉट बीइंग हर्ड, यू आर नॉट ग्रोन एज अ पर्सन। या यू लुक एट योरसेल्फ एंड यू ऑलमोस्ट फील कि जिस रिश्ते से मुझे लगता था मुझे खुशी मिलेगी, या मैं कुछ सीखूंगी, या मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, या एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट फील होता है। आई एम ऑलवेज फीलिंग एंग्शियस, आई एम ऑलवेज फीलिंग स्ट्रेस्ड, आई एम ऑलवेज फीलिंग इस रिश्ते से मुझे मिल क्या रहा है, व्हाई एम आई इन दिस, बट आई ऑल्सो देन क्लिंग ऑन टू इट बिकॉज इट इज द नेचुरल टेंडेंसी, then you are in the wrong relationship and that is not going to work. So these three things, common value system on money, on faith, on ambition, automatically in my opinion leading to physical intimacy and compatibility, emotional compatibility and intellectual compatibility. सर मेरा नाम अनिशुर है और मैं बिहार से हूँ। सर मेरे यहाँ जिस मैं परिवेश से आता हूँ वहाँ ये है कि सरकारी नौकरी को ही सफलता का पैमाना माना जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में आपसे सर एक सलाह है कि मेरा एक छोटा भाई है जो 19 साल का है और कॉलेज से पास आउट होने वाला है, तो उसके सामने दुविधा है। घर वाले चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करे, वो चाहता है कि एंट्री लेवल पे एक अच्छी नौकरी मिले हमको। बिल्कुल। तो उसके लिए उसको इंटरव्यू से पहले क्या स्किल्स सीखने चाहिए और उसके लिए कौन से सही और उचित वेबसाइट्स हैं और उसमें क्या खर्च आएगा, प्लीज सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल अंशु। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है, बैठिए, जो कि हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड ये चीज समझने के लिए हमारे माँ बाप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े उसको समझना जरूरी है। हमारे माँ बाप हमारे एनवायरनमेंट में नहीं पले बड़े। लाइक आप यहाँ एक बढ़िया से ऑफिस में बैठे हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, इतना एक्सपोजर मिल रहा है, भारत के कैपिटल रीजन में रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ रहे हैं, एक अलग लेवल की जिंदगी है। हमारे माँ बाप की जिंदगी जद्दोजहद की थी। ये नहीं पता था कि अगले महीने का खर्चा आएगा कि नहीं, और अगर आएगा तो कहां से आएगा। तो उनके लिए सर्वाइवल वॉज द ओनली थिंग दे फोकस्ड ऑन, कि जिंदा रहना है, नौकरी जिंदा रखनी है, आमदनी जिंदा रखनी है, बच्चों को पलाना है, बड़ा करना है, बाहर भेजना है, और उनकी जिंदगी को एब्सोल्युटली स्टेबल बनाना है। एंड उसके लिए उनको रिस्क लेने का ऑप्शन ही नहीं मिला था। तो व्हाट इज द रिस्क फ्री ऑप्शन इन अ जॉब? अ गवर्नमेंट जॉब। विच इज वाई what is the risk free option of investment? FD. तो मां बाप का FD का प्यार इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, इसलिए है क्योंकि उस समय पे पैसे को प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना ज्यादा जरूरी था। ग्रो तो बाद में देखेंगे ना, पहले बच तो जाए। तो FD में डालो, रेकरिंग डिपॉजिट में डालो, सेविंग्स बैंक में डालो, PF कराओ, पेंशन स्कीम डालो, वो हर एक चीज जो सरकार बैक करती है एंड सुरक्षित है। तो द ऑपरेटिंग वर्ड फॉर आवर पेरेंट्स जनरेशन वाज सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। अब नई दुनिया है, यहां बैठे बैठे रिमोट काम करते हुए, फ्रीलांसिंग करते हुए लोग लाखों कमा रहे हैं। मां बाप का दिमाग ही खराब हो गया, चल क्या रहा है, तो तुम काम कब करते हो? लाइक लैपटॉप पे बैठे रहते हो, पर काम कब करते हो? नहीं माँ पापा यही काम है। नहीं, ऑफिस कहां है? नहीं, यही लैपटॉप है। नहीं, ये तो वेबसाइट है। ऑफिस कहां है? समझ नहीं आएगा उनको, एंड उनकी गलती नहीं है। तो हम नहीं, हाँ माँ, लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं, कर क्या रहे हो? सो दे डोंट गेट इट। एंड उनके जमाने में कोई अगर बॉम्बे जाके एक्टर, एडिटर, प्लेबैक सिंगर, थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता था, मतलब खत्म है, अब उनकी चर्चा ही नहीं होगी। जायदाद से तो बेदखल हो ही गए हैं, शादी वादी के रिश्ते भी नहीं आएंगे, लाइक सब खत्म हो गया है। वो गांव से निकल गए, गया बॉम्बे गया, वापस नहीं आएगा, क्योंकि दैट मेंट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। स्टेबिलिटी नहीं है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये
रुतबे वाले पेशे थे, स्टेबिलिटी वाले पेशे थे, सरकारी नौकरी वाज ऑफ कोर्स द बेस्ट. बट हियर इज व्हाट आई ऑलवेज टेल, आपके माँ बाप चाहे आपको जो भी राय थे, वो आपकी जिंदगी से एग्जैक्ट वही चीजें चाहते हैं जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं. अगर आप थोड़ा सा स्टेप बैक लेके ना रस्तों को भूल जाइए कि वो कौन सा रास्ता बोल रहे हैं, आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं. आप वाकई में सिर्फ ये पूछें कि माँ बाप जो रास्ता मुझे बोल रहे हैं उससे वो मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं, और मैं जिस रास्ते पे जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं उस रास्ते से मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहती हूं. डेस्टिनेशन सेम है. आप भी अपनी जिंदगी से पैसा चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी से रुतबा चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी से स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी से ग्रोथ चाहते हैं, वो भी आपके लिए वही चाहते हैं. प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि उनको सिर्फ वही रास्ता पता है. आपको तो बहुत सारे रास्ते पता चल गए हैं, और जो स्टॉक देख के तो दिमाग ही खराब हो जाता है. ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. एक दुनिया खत्म ही नहीं हो रही है. सो इट इज नेचुरल दैट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाई दे वांट व्हाट दे वांट. मां बाप को समझना जरूरी है. अब एक प्राइवेट नौकरी करनी है, एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बैठना है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें. अब वो दुनिया जो है वो गवर्नमेंट जॉब से काफी अलग है, विच इज ऑब्वियस. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक, परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस. अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप सही स्किल्स के साथ हैं, अगर आप जो काम आपको बोला जाता है उसको अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो आप सही हैं. अगर नहीं कर सकते तो आप गलत हैं. एंड गलत का नतीजा could be losing the job, which is a scary thing. So for your brother who's only 19 and is beautiful, उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि वो जहां भी नौकरी करना चाहते हैं उस नौकरी में सही से काम करने का रिक्वायरमेंट क्या है. What is the process और मेथड टू बी गुड एट दैट वर्क, वो समझना है. एंड द बेस्ट वे टू डू दैट एट 19, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कॉलेज जा रहे होंगे अभी, तो सीख रहे हैं, तो बस बढ़िया है. वो जो सारे पेशे हैं उनको जितनी गहराई से समझने की और जानने की कोशिश करेंगे उतना ही उनका वो नॉलेज बनेगा. कि अगर वो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनर वाकई में करता क्या है, वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटर क्या करता है, राइटर बनना चाहते हैं, राइटर क्या करता है, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, वो क्या करता है, कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, सेल्स में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो वाकई में करते क्या है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है. ये नहीं कि कितना कमाते हैं, क्या क्या टेस्ट दिए हैं, कहां से हो जाएगा, वो ना बहुत हाई लेवल पे होता है. जैसे ही गहराई में जाएंगे और समझ में आएगा कि उनके रोजमर्रा की जिंदगी क्या है, उस जिंदगी में अच्छा करने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, उन स्किल्स की तैयारी करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, वो सारी चीजें उनको समझनी होंगी. इन कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट, क्योंकि प्रेशर नहीं है ऑफ परफॉर्मिंग, आप सिर्फ अभी सीख रहे हैं एज अ स्टूडेंट. अगर वो ये करेंगे, एंड द सेकंड थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज, अगर कॉलेज के दौरान वो इंटर्नशिप्स कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फिर जो ट्रेनिंग आपको यूट्यूब की वीडियो से मिलेगी ना, वो आपको रियल लाइफ में मिलनी शुरू हो जाएगी. तो अगर आप एक सेल्स की इंटर्नशिप करते हैं तो आप सेल्स के बारे में उतना जान पाएंगे जितना यूट्यूब वीडियो से कभी नहीं जान पाएंगे. तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि इन कॉलेज वो जितने ज्यादा प्रोफेशंस के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इन डेप्थ वो करें, एंड जो जो उनको एक्साइटिंग लग रहे हैं उसमें इंटर्नशिप्स करें. इंटर्नशिप में कितना पैसा मिल रहा है, कौन सा बड़ा ब्रांड है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. द एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट मोर. मेरी टीम में ही 19-19, 20-20 साल के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटर्नशिप कर रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग देम कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है जो मेन नौकरी में भी लोगों को नहीं मिलेगा. इसलिए नहीं क्योंकि मैं कुछ ऐसा दे रहा हूं जो मैं कोई और नहीं देता है, इसलिए क्योंकि आपने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया. बिकॉज यू आर गेटिंग टू एक्सपीरियंस रियल लाइफ, जो कि कॉलेज में बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है. दैट बी माय सजेशन. सपोज करो कि जैसे आपने बताया आप 43 के हो, हाँ जी, कि सेम एक्सपीरियंस और सेम इंटेलेक्ट के साथ आपको करियर रीस्टार्ट करना है, फिर से जॉब स्टार्ट करनी है nearby.com में, और मैं फाउंडर हूँ. हाँ. तो आपको आप अपने इंटरव्यू में क्या बोलोगे? टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर. मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं आप फाउंडर हूँ. इंटरव्यू ले रहे हैं हाँ. और मैं नियरबाई का फाउंडर बनना चाहता हूँ. नहीं, ओह. आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है. ओह, अच्छा. तो सेम इंटेलेक्ट और सेम एक्सपीरियंस के साथ हाँ,
तो आप 1 मिनट में कैसे समझाओगे आप अपना इंट्रोडक्शन के थ्रू? I am a curious learner who can do anything that you ask me to do. I may not know the answer, but I can assure you there is no better person who can find the answer than me. And if you're willing to take a bet on me, I have taken a bet on myself every single time, and I haven't disappointed myself. इसमें मुझे पता नहीं कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, लेकिन मैं उसी कंपनी में काम करना चाहूंगा। सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। वही है। हाय सर, मेरा नाम निहारिका है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपके बारे में पहले पसंद नहीं आती थी बट अब आने लगी है, एंड स्पेशली फ्रॉम द एंगल ऑफ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव? ओह, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन निहारिका, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। कोई ऐसी चीज जो मुझे फाइनेंशियल एस्पेक्ट में पहले अपने बारे में पसंद नहीं आती थी लेकिन अब आने लगी है। I'd like to say, मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं बहुत अननेसेसरी रिस्क लेता हूं, और वो इसलिए था क्योंकि वही माहौल था, एफडी करा लो, रेकरिंग खोल लो, बैंक डिपॉजिट करा लो, और मुझे लगता नहीं स्टॉक मार्केट इतना अच्छा है, वहां पैसे डालने चाहिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती थी कि मैं सही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किलों में पले बड़े हैं, तो पैसे की अहमियत हमें हर रोज रियलाइज होती थी। तो ऐसा लगता था कि यार थोड़ा बहुत पैसा है, उसके साथ भी गैम्बल, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा लगता था कि सट्टे वाला बाजार, लोगों की परिवार उजड़ जाते हैं अगर वो स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, हर्षद मेहता के स्कैम हो गया, ये हो गया, वगैरह वगैरह। तो आई फेल्ट ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड गिल्टी अबाउट दैट। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि इट वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज द राइट थिंग। अगर मैं बहुत वक्त तक उसमें अच्छे से इन्वेस्टेड रहता तो कहानी बहुत अलग होती। हेलो अंकुर, माय नेम इज़ अतिशय। एनीवन हु नोज यू नोज दैट कि आप कितनी सारी चीज़ें करते थे बिटवीन यूट्यूब, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट एंड इन्वेस्टिंग, एवरीथिंग। सो विथ ऑल दीज एंगेजमेंट्स, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हाउ डू यू मैनेज योर रिलेशनशिप्स? नंबर 1 से बिटवीन योर पेरेंट्स, your wife and your kids, and second is which is the hardest to manage, which relationship is hardest to manage for you? Got it. Yeah, good question. So the thing is, एक चौकोर या स्क्वायर इमेजिन करिए जिसके 4 भाग हैं। सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसमें मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप मेहनत करते हैं, हाँ या ना? एंड जो खड़ी हुई लाइन है उसमें मैं पूछ रहा हूं क्या ऐसा लगता है कि आप मेहनत करते हैं, हाँ या ना? तो 4 कॉम्बिनेशन निकले हैं। आप मेहनत करते हैं और लगता है कि आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं लेकिन लगता है करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आप मेहनत करते हैं लेकिन आप करते हैं, और लगता भी नहीं है मेहनत करते हैं और करते भी नहीं है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए। ज्यादातर लोग उस क्वाड्रेंट में होते हैं जहां आप मेहनत करते हैं और लगता भी है कि आप मेहनत करते हैं। जैसे आप कर रहे हैं, घंटों बिताते हैं, लगता भी है मेहनत करते हैं, झलकता है आपके काम में। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा? अगर आप अपनी जिंदगी के लिए एक बक्सा चूज करना चाहेंगे इन 4 में से, तो कौन सा बक्सा चूज करना चाहेंगे? जहां पे लग रहा है आप मेहनत नहीं कर रहे लेकिन कर भी रहे। जहां पे लग रहा है कि नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। और कोई और कौन सा बक्सा चूज करेंगे? मतलब कोई और जिसके लिए ये ऑप्शन हो या कोई और ऑप्शन हो? विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लाइफ? ओके, सो आई विल गिव यू एन आंसर। इन द 20s, बिल्कुल सही आंसर है। 20s में आप इस पॉइंट पे होना चाहते हैं जहां आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार और हो सकता है, बिकॉज देन यूर पुशिंग योर सेल्फ, यूर बिकमिंग अ बेटर वर्जन, एंड अभी एनर्जी भी है, एम्बिशन भी है, एक्साइटमेंट भी है। 40s में आते आते जब आपका परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप काफी टाइम तक ये कर चुके हैं, आप इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहते हैं। आप एक ऐसे खाने में होना चाहते हैं जहां मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन लोगों को लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली उस खाने में हूं।
तो लोगों को लगता है कि मैं 24 घंटे ना सोशल मीडिया पे होता हूं, मैं एकदम लगा हुआ हूं, यूट्यूब वीडियो बन रहे हैं, वैसे ऐसे कर रहा हूं, फिर इंस्टाग्राम रील बन रही है, फिर चाबुक से मेरी टीम मुझे मार रही है, नहीं अभी ट्विटर पे भी जाना है तो फिर मैं ट्विटर पे भी जा रहा हूं, फिर मैं कोर्स भी बना रहा हूं, फिर मैं किताबें भी लिख रहा हूं, फिर मैं ये भी कर रहा हूं। मैं पूरे हफ्ते में करीब 10 से 15 घंटे काम करता हूं, रोज 2 से 3 घंटा बस। तो मेरे पास ना बहुत वक्त है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं है, यार तो आप कितने बिजी हैं। इतने सारे लोग मुझे बोलते हैं मैं ईमेल कर दूंगा, लेकिन आप तो बहुत बिजी हैं। मैं बिजी नहीं हूं, मैं तो अपनी सारी ईमेल पढ़ता हूं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। तो रिश्तों के लिए भी वक्त ऑटोमेटिकली निकल आता है। आई वर्क फ्रॉम होम, तो रुचि मेरी वाइफ जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बहुत अच्छे से वक्त बिताते हैं। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं मैं वही होता हूँ, जब स्कूल से जा रहे होते हैं तब भी वही होता हूँ, जब रात को सो रहे होते हैं तब भी वही होता हूँ। तो आप काम नहीं करते क्या? एंड इट्स अमेजिंग बिकॉज ये ना मुझे डरावना लगता है। एंड द रीजन इज, ये मैं रुचि के साथ बात कर रहा था, थोड़ा सा डिविएट करूंगा लेकिन शायद इंटरेस्टिंग होगा। हमने अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा है। लाइक एक पॉइंट था जब पापा घर ही नहीं होते थे, एक टूर पे ही हैं, आते ही नहीं थे, हम उठते थे वो गए हैं, हम जब सोते थे वो आए नहीं हैं। लाइक ही वाज लगे हुए हैं, जद्दोजहद है। मम्मी भी हमेशा बिजी रहती थी, कभी किसी काम में किसी काम में। सो वी हैव सीन आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड। हमारे बच्चों ने तो, विदुर 12 साल का है जो हमारा बड़ा लड़का है, उसने करीब पहले 6 साल अपनी जिंदगी के हमें मेहनत करते हुए देखा है, क्योंकि रुचि और मैंने अपने 30s में बहुत मेहनत करी, लेकिन 40s तक आते आते थैंकफुली वो मेहनत रंग लाई, तो लाइफ बहुत चिल हो गई। उज़मा जो हमारी 6 साल की है, उसने तो हमें मेहनत करते हुए देखा ही नहीं है। तो अगर आप उज़मा से पूछेंगे कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होंगे, तो वो तो बोलेगी यूट्यूब वीडियो बना के कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना और लाइफ में। वो बोले घर पे बैठो, थोड़े टाइम के लिए नीचे चले जाओ, यूट्यूब वीडियो बना लो, ऊपर आ जाओ, लाइफ चिल है। यही उसके लिए लाइफ है, यही उसकी डेफिनेशन या परिभाषा है मेहनत की। तो हमारा डर यह समाया हुआ है कि हमारे बच्चों को पता कैसे चलेगा कि हमने पहले 30 साल कितनी मेहनत करी है। दे हैव नो आइडिया। उन्होंने तो सिर्फ यही जिंदगी देखी है, विच वॉज जस्ट चिल। बढ़िया सा घर है, बहुत अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो बन रहे हैं, पापा मम्मी के चेहरे पे कभी कोई शिकन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, सभी कुछ खुश हैं, रिश्ते भी सारे अच्छे चल रहे हैं। तो उनका तो अलग ही कुछ लव स्टोरी चल रही होगी शाहरुख खान की सब कुछ सही होता है। उनकी जिंदगी में कभी एकता बाली जी का सीरियल आएगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं आएगा। And that is such a concerning thing for a parent. But to answer your question, there is enough and more time for me to build the relationships that I have. Thankfully, मम्मी पापा मेरे बहुत पास रहते हैं, रुचि के बहुत पास रहते हैं, तो हम अक्सर उनसे मिलते हैं. One big blessing, which I am so lucky for, and most of you may not have that, is that both our parents stay very close to ourselves. तो माँ बाप कश्मीर से हैं, but I don't know why they chose Delhi. एंड हम जब मैं 3 साल का था वो दिल्ली मूव हो गए, एंड दैट इज सच अ ब्लेसिंग, क्योंकि दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज थी तो कभी दिल्ली से बाहर जाना ही नहीं पड़ा. तो आज एक ऐसा खुशनसीब सा मौसम है जहां हम अपनी जिंदगी दिल्ली में बना पाए, माँ बाप भी दिल्ली में रहे, एंड लिटरली 5 और 15 मिनट के दायरे में हम सारे परिवार से मिल पाते हैं, विच इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज द केस, बट दैट इज अ ब्लेसिंग. अब इसमें सबसे मुश्किल रिश्ता, आई थिंक मुश्किल नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट क्योंकि थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस है, तो माँ बाप के साथ दिन में एक ही बार बात होती है, या हम हफ्ते में 1-2 बार मिलते हैं. इट्स नॉट दैट दे आर लिविंग विद अस एंड वी सी देम और वी लिव विद देम. तो थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, जहां उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हमारी जिंदगी में क्या है, कभी कभी थोड़ा लेट पता चलता है. बट आई वुडंट कॉल दैट हार्ड, आई वुड जस्ट कॉल इट डिलेड लिविंग. सबसे मुश्किल रिश्ता तो खुद के साथ ही होता है, क्योंकि अगर खुद के दिमाग के और खुद के ख्यालों के साथ ही नहीं रह सकते तो फिर तो कोई भी और रिश्ता, जैसे मैंने बताया था, मुश्किल ही हो जाता है.